गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ भारती सरस्वती को नमन और श्रीमती गोमती देवी पीजी महाविद्यालय में आपका स्वागत। और साथ ही 12th कक्षा पास करने पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना। इनके साथ ही हम बात करेंगे कि पहली जो अपनी क्लास हुई थी उसमें आपने पढ़ा था आदिकाल का नामकरण और आदिकाल की समय सीमा और आदिकाल के जो प्रवृत्तियाँ थी, विशेषताएं थी, उनके मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए थे। आज हम उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन प्रवृत्तियों में अपन पहले पे बात करते हैं ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव। तो ऐतिहासिकता का अभाव, उस काल में जो साहित्य रचे गए वो साहित्यों में ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है। यानी उस समय जो साहित्य रचे गए उनमें जो तिथियाँ, जो घटनाएं, जो तथ्य, जो नामावलियों का वर्णन किया गया है वो तत्कालीन जो इतिहास है उससे मेल नहीं खाता है। कहने का मतलब है कि आदिकाल का जो समय था उसमें रासो साहित्य रचे गए। यानी रासो साहित्य, चारण कवि जो होते थे, चारण कवि रासो साहित्य रचा करते थे। जैसे बात करें हम चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो है, जगनिक का परमाल रासो है, खुमार रासो है। इनका अध्ययन करने पे ये पता चलता है कि उस समय इनके जो रासो साहित्य के जो पात्र थे, उस समय के जो पात्र थे या चरित्र नायक थे वो तो इतिहास से संबंधित थे, यानी वो ऐतिहासिक नायक थे। लेकिन वो इतिहास जो नायक थे यानी वो चरित्र थे, उनका तत्कालीन जो इतिहास था उनसे उनका मेल नहीं खाता है। इसीलिए इसमें क्या है, ऐतिहासिकता का क्या था, अभाव था। यानी कहने का मतलब कि इसमें कल्पना तो अधिक है। यानी इस काल के जो कवि थे उन्होंने कल्पना का सहारा लिया, अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए, कल्पना को महत्व देते हुए, और उन्होंने इतिहास ग्रंथ, वो रासो साहित्य रचे जिनमें ऐतिहासिकता का सर्वथा अभाव था। दूसरा जो पॉइंट है उस पे अपन विचार करेंगे, युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण। अब बात देखो, मैंने यही बताया कि आदिकाल का जो समय था उस समय चारण कवि हुआ करते थे, और उस समय की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को देखते हुए युद्ध थी वो एक अनिवार्य शर्त थी, एक आवश्यक शर्त थी। यानी उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो चारों तरफ अपने देश पे क्या था, विदेशियों का आक्रमण था। उस समय जो राजा महाराजा थे वो युद्ध करते थे, इसलिए हर ऐसे कवियों की उस समय ज़रूरत थी जो युद्ध में भी अपने राजा के साथ क्या रहे, साथ रहे। तो इस काल में जो रासो साहित्य, चारण कवियों के द्वारा जो रासो साहित्य रचे गए उसमें युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। यानी जो कवि थे वो अवसर पड़ने पर अपने आश्रयदाताओं के साथ स्वयं रणक्षेत्र में जाते थे, और रणक्षेत्र में जाकर के अवसर पड़ने पर वो अपने राजाओं के साथ, अपने आश्रयदाताओं के साथ, शास्त्रों के साथ उनके साथ रहते थे। यानी वो अपने आश्रयदाताओं के साथ रणक्षेत्र में वो साथ रहते थे। यानी उन्होंने जो युद्धों का वर्णन रासो साहित्य में जो अपन को वर्णन मिलता है उससे ऐसे प्रतीत होता है कि जो कवि है वो अपने को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा हो। क्यों? क्योंकि वो अपने आश्रयदाताओं के साथ युद्ध में जाते थे, इसीलिए उन्होंने युद्ध का जो वर्णन किया है वो उन्होंने अपने आंखों से देखा हुआ हाल उन्होंने सुनाया है। इसीलिए आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने
पृथ्वीराज जो रासो, चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है, उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ग्रंथ है जिसको मतलब इसमें जो युद्ध वर्णन है वो एकदम से ऐसे सजीव प्रतीत होता है, जैसे मान लो कवि है वो बिल्कुल आंखों के प्रत्यक्ष रूप में जो युद्ध देखा है उसका वर्णन कवि कर रहा हो। तो उस समय जो आश्रयदाताएं थे उनको एक ऐसे वर्ग की आवश्यकताएं थी जो काव्य रचना के साथ साथ एक ऐसे वर्ग को तैयार कर सके जो योद्धाओं में जो वीर थे उनमें उत्साह है, उमंग अर्थात युद्ध के लिए उनको प्रोत्साहित। तीसरा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा यानी आदिकाल का जो समय था उसमें इन जो कवि थे इनका परम उद्देश्य और परम लक्ष्य यही होता था कि वो अपने आश्रयदाताओं की शरण में रहते थे और अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही काव्य रचना करते थे। आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना इनका परम लक्ष्य था। इनका परम कर्तव्य यही था कि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना। अब वो ये जो अपने आश्रयदाताओं की जो प्रशंसा करते थे उन प्रशंसाओं में जो अपने राजा थे, स्वयं के जो नायक थे, चरित्र थे, उनको वो श्रेष्ठ दिखाते थे और प्रतिपक्षी जो राजा थे उनको वो हीन दिखाते थे। उस समय जो युद्ध होते थे वो युद्ध सुंदर राजकुमारियों को प्राप्त करने के लिए हुआ करते थे। तो सुंदर राजकुमारियों को प्राप्त करने के लिए जो राजा महाराजा के बीच में जो युद्ध होता था वो सुंदर राजकुमारियों को प्राप्त करने के लिए होते थे। तो वो अपने सुंदर राजकुमारियों को प्राप्त करने के लिए जो कवि थे, जो चारण कवि थे, उन्होंने जो आश्रयदाताओं की प्रशंसा करी उसमें अपने आश्रयदाता यानी अपने चरित्र नायक के शौर्य, पराक्रम, वैभव का काल्पनिक और अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण करते थे। उन्होंने रासो साहित्य में जैसे बात करें अपन चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, एक तो ये और एक है दलपति विजय का खुमान रासो, दलपति विजय, इसका है खुमान रासो। ये उस काल के श्रेष्ठ प्रशंसात्मक काव्य माने जाते हैं। ये यानी इनमें उनके आश्रयदाताओं का बहुत बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। अब फिर देखो आश्रयदाताओं की प्रशंसा यानी इन कवियों का जो परम लक्ष्य हुआ करते थे वो क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ अपने आश्रयदाताओं को उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उसके वैभव को एक अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से दिखाना। इस तरह से इन्होंने ये जो कवि थे, चारण कवि थे, उन्होंने रासो साहित्य में आश्रयदाताओं की प्रशंसा करी है। अब अपन बात करते हैं चौथा जो पॉइंट है आपका वो है वीररस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। अब देखो वीर रस और श्रृंगार रस, इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आदिकाल का जो समय था वो विदेशी आक्रांताओं से पूरी तरह से घिरा हुआ था। उस समय एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी जो उस समय के जो व्यक्ति थे, जो राजा थे, उनमें एक अलग ही प्रकार के उत्साह, जोश और उमंग के बाहों को या युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके, इस तरह के वर्ग की आवश्यकता थी। तो उस काल में ऐसे कवियों का क्या हुआ, एक वर्ग हुआ, जो कवि थे उन्होंने रासो साहित्य रचे, जिसमें क्या हुआ, एक अलग वर्ग तैयार किया गया। इस कारण अनायास ही किसकी प्रधानता हो गई, वीर रस की।
यानी जैसे ये है पृथ्वीराज रासो का, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी का, इसमें इसको देखा जाए तो ये वीर काव्य ही माना जाता है एक तरह का, क्योंकि इसमें वीर रस कूट कूट के भरा हुआ है। इसके साथ ही अपन बात करें, ये तो अनायास ही इसमें आ गया, क्योंकि उस समय ज़्यादातर क्या लिखे गए थे, वीर काव्य लिखा गया था। इसीलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है, क्योंकि इस काल में वीर रस से परिपूर्ण काव्य रचे गए थे, इस कारण। अब बात करें दोनों रसों की, हालांकि आदिकाल के जो रासो साहित्य थे उनमें सभी रसों की प्रधानता रही है सभी की, लेकिन मुख्य रूप से इन दो रसों का अधिक प्रधानता रही है। तो श्रृंगार रस की बात करें कि उस समय जो युद्ध हुआ करते थे वो राजा महाराजा सुंदर राजकुमारियों को प्राप्त करने के लिए और उन सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए युद्ध लड़े जाते थे। इस कारण ये जो कवि थे वो कवि उस जो प्रतिपक्ष की जो राजकुमारियां होती थी, एक ही राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़े जाते थे, जो कवि थे वो उन सुंदर राजकुमारियों का क्या करते थे, उनके सौंदर्य का वर्णन करते थे। और सौंदर्य का वर्णन करने के कारण इसमें अपने आप ही कौन सा रस आ गया, वीर रस आ गया, सॉरी श्रृंगार रस आ गया। अब इसमें बात करते हैं अपन पांचवा जो पॉइंट है, प्रामाणिकता का अभाव। प्रामाणिकता में संदेह, सॉरी प्रामाणिकता में संदेह। देखो इस काल में जो चारण कवियों के द्वारा जो राष्ट्र साहित्य रचे गए उनमें प्रामाणिकता का सर्वथा ही क्या रहा है, संदेह रहा है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने, कोई तो कहता है कि रासो साहित्य प्रामाणिक है, कोई कहता है अप्रामाणिक है, इस तरह से इनमें क्या चलता रहा, मतभेद चलता रहा। हालांकि रासो साहित्य खूब रचे गए, लेकिन कोई भी जो आचार्य है या लेखक है या विद्वान है, इनमें स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये रासो साहित्य क्या है, प्रामाणिक है। इनमें प्रामाणिकता में हमेशा ही क्या रहा है, संदेह रहा है। क्यों संदेह क्यों रहा है? क्योंकि पहली बात तो इसमें ऐतिहासिकता का ही अभाव है, क्योंकि इसमें घटनाओं, तथ्यों, नामावलियों का वर्णन तो कर दिया, लेकिन उस समय के जो इतिहास था उनमें क्या करता है, ये मेल नहीं खाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों को जाली ग्रंथ कहकर पुकारा है। उन्होंने कहा है कि ये एक जाली ग्रंथ है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। उसका खुमान रासो, दलपति विजय का खुमान रासो, ये भी अप्रामाणिक है। जगनिक का छठा जो पॉइंट है अपना, संकुचित राष्ट्रीय भावना। संकुचित राष्ट्रीय भावना आदिकालीन जो साहित्य था, उन साहित्य से पढ़ने से या इनका अध्ययन करने पे ये पता चलता है कि उस समय की जो जनता थी वो, उनका जो राष्ट्र के प्रति जो भावना थी, जो देश के प्रति जो भावना थी, वो संकुचित थी। यानी और जो राजा थे, वो राजा आदिकाल के समय के जो सामंत थे, जो राजा थे, वो जो छोटे छोटे जो खंड होते थे उनको ही एक देश, अपना देश मान बैठते थे और उसी के अहंकार में वो दबे रहते थे, जिसके कारण वहाँ उस समय आए दिन विदेशी आक्रमण होते रहते थे। इस कारण इस तरह से देखा जाए तो उस समय के जो सामंत थे
उनमें संकुचित राष्ट्रीय भावना थी। वो अपने देश के प्रति ईमानदार और वफादार नहीं थे। जैसे मान लो एक छोटा सा 5 या 10 गाँव का एक खंड है, उसको उन्होंने अपने क्या मान लिया, देश मान लिया। और जो पड़ोसी जो देश है या राज्य है, उस पर अगर किसी विदेशी आक्रांता ने आक्रमण कर दिया तो वो उसके साथ एकजुट होकर के उसके साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उनमें अहंकार की भावना थी और देश के प्रति उनकी जो भावना थी वो संकुचित थी। इस कारण से यदि उस समय आदिकाल की जो बात करें, उस समय के जो राजा थे वो अहंकार से ग्रस्त न होकर के और ईमानदारी का परिचय देते हुए और एकजुट या संगठित होकर के अगर उस समय विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते तो ये लंबे समय तक जो दास्ता की जो बेड़ियां थी या गुलामी की जो बेड़ियां थी वो लंबे समय तक नहीं चलती। इसका मुख्य कारण यही था कि उस समय के जो राजा थे उनमें संकुचित राष्ट्रीय भावना थी, जिस कारण से देश को काफ़ी समय तक क्या रहना पड़ा, गुलाम बनकर रहना पड़ा। इस तरह से देखा जाए तो उस समय क्या थी, ये जो भावना थी, देश के प्रति जो भावना थी वो संकुचित थी। अब बात करेंगे अपन कल्पना की प्रचुरता। कल्पना की प्रचुरता, अभी मैंने बताया कि ऐतिहासिकता का उसमें क्या था, अभाव था, और कल्पना की उसमें क्या थी, अधिकता थी। राष्ट्र साहित्य जितना भी रचा गया वो अतिशयोक्तिपूर्ण यानी अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए और कल्पना का सहारा लेते हुए उस समय का राष्ट्र साहित्य में वर्णन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि कल्पना को अधिक महत्व दिया गया है और इतिहास को जो घटनाएं थी वो भी एकदम से कल्पना के आधार पर ही लिखा गया है। इस कारण इसमें कल्पना की प्रचुरता अधिक रही है। अब अपन बात करेंगे विविध छंदों का प्रयोग। विविध छंदों का प्रयोग। विविध छंदों का प्रयोग। अब देखो विविध छंदों का प्रयोग। आदिकालीन जो राष्ट्र साहित्य रचे गए उसमें विविध छंदों का प्रयोग किया गया। जैसे छंदों की बात करें, जैसे दोहा है, गाथा है, कुंडलियाँ हैं, छपे हैं, रोला है, उलाला है आदि छंदों का प्रयोग इनमें किया गया। अब विविध छंदों का जो प्रयोग राष्ट्र साहित्य में किया गया वह छंद न तो किसी प्रवर्ती साहित्यकारों ने काम में लिए और न ही कोई पूर्ववर्ती साहित्यकारों ने, यानी छंदों में क्या है, विविधता है। इसीलिए तो ही पृथ्वीराज, इसीलिए ही चंद्रबरदाई को छंदों का सम्राट, चंद्रबरदाई को छंदों का सम्राट कहा जाता है। और पृथ्वीराज रासों को छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अब बात करें, नौवां जो पॉइंट है आपका वो है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। अब देखो राष्ट्र साहित्य था, उसमें मुख्य बात ये थी कि उस समय ऐसा वर्ग तैयार करना जिसमें वीर की भावना कूट कूट के, यानी वीरता की जो भावना है वो कूट कूट के भरी हुई हो और उसमें
जो डिंगल भाषा थी, चारण कवियों के द्वारा जो वीर रस से संबंधित अपने विचार प्रकट किए गए, उनमें डिंगल भाषा और पिंगल भाषा की मुख्य प्रधानता रही है। यानी आपको ये पता होना चाहिए डिंगल तो क्या है और पिंगल क्या है। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, ये तो है आपकी डिंगल। और ब्रिज प्लस अपभ्रंश, ये थी आपकी पिंगल। तो चारण कवियों के द्वारा डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों को बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यक्त किया गया है। इस तरह से कहा जाता है कि वीर रसात्मक जो काव्य लिखे गए उसमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग करके और एक अच्छे वीर की भावना उस समय योद्धाओं में या उस समय के जो राजा थे और उस समय की जो जनता थी उनमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग करके और वीरता का भाव भरा गया। 10वां जो विशेषता है वो है अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। राष्ट्र साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। इसमें चारण कवियों द्वारा अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया। यानी उन्होंने अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है, न कि चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए या कोई अलंकार योजना बनाई गई है। उनका जो अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो अपने स्वाभाविक हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का सहारा नहीं लिया है। उस काल के आदिकाल के राष्ट्र साहित्य की बात करें तो उस समय जो अलंकार प्रयोग में लिए गए या स्वाभाविक अलंकारों का राष्ट्र साहित्य में जो समावेश हो गया उसमें बात करें अपन सलेश, यमक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, यमक, अतिशयोक्ति तो जैसे मुख्य ही रहा है उनका, अतिशयोक्ति, रूपक आदि अलंकारों का समावेश राष्ट्र साहित्य में मिलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।